हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टेट क्लासेस। आप में से जो भी कैंडिडेट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमारी एक वेदाश्री लर्निंग ऐप है जिस पर हमने टीचिंग एग्जाम्स यानी कि आपके स्पेसिफिकली सीटेट फिलहाल उसके रिलेटेड एक कंप्लीट कोर्स चला रखा है। अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बात करेंगे हम सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की, यानी सीखने के गौड़ नियम। तो देखिए, जो आपके लॉज ऑफ लर्निंग है यानी सीखने के नियम है, किसने दिए हैं? E.L. थॉर्नडाइक ने दिए हैं। E.L. थॉर्नडाइक जिन्होंने आपके लर्निंग की थ्योरी दी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इन्होंने ही आपके लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं। दो तरह के लॉज होते हैं आपके, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज यानी मुख्य नियम और गौड़ नियम। आज के वीडियो में हम गौड़ नियम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेकेंडरी लॉज जो हैं उसमें सबसे पहला आपका आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी बहु प्रतिक्रियाओं का नियम। अब देखिए, बहु प्रतिक्रियाओं का से हमारा क्या अर्थ है? कोई भी प्रॉब्लम जब हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं, हम एक ही रिस्पॉन्स नहीं देते, हम बार बार अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज करते हैं। मेरे सामने कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं अपना आंसर ना बदलूँ, मैं अपना रिस्पॉन्स ना बदलूँ और मान लीजिए उस रिस्पॉन्स से वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे अपना रिस्पॉन्स चेंज करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं चेंज करूँगी तो मैं कभी भी उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पाऊँगी। तो कोई भी इंडिविजुअल जब उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसके ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देता है, सिर्फ एक रिस्पॉन्स नहीं, उसके ऊपर बार बार वो प्रतिक्रियाएं देगा और तब जाकर वो सही सॉल्यूशन तक पहुंचेगा। फिर सेकंड है आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण का नियम। तो सीखने के आपके रास्ते में आपका एटीट्यूड जो है वो सही होना चाहिए, यानी आपका जो दृष्टिकोण है किसी चीज़ को सीखने के लिए वो एकदम सही होना चाहिए। अगर मैं ये कोशिश ही ना करूँ या मैं अपना दृष्टिकोण एटीट्यूड ही ना बनाऊँ कि मुझे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं उसे आगे कैसे कर पाऊँगी? ठीक है, मेरा वो एटीट्यूड ही नहीं है कि मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है, मैं उसे खेल के लिए पढ़ रही हूँ बस खाली। लेकिन हाँ, अगर मैं अपना एक एटीट्यूड बना लूँ कि हाँ मुझे ये टॉपिक कवर करना है या मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या मेरा इतना सिलेबस है वो मुझे इतने समय में कवर करना है, तब मैं जाकर उसे कवर कर पाऊंगी। ठीक है, तो लर्निंग में बहुत ज़रूरी है कि आपका एटीट्यूड या आपकी मनोवृत्ति या आपका दृष्टिकोण जो है वो सही होना चाहिए। तीसरा है आपका लॉ ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व प्रबलता का नियम। इसके अनुसार कोई भी इंडिविजुअल जब किसी प्रॉब्लम को देखता है तो जो उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि आप मैथ्स की भी आप एग्जांपल ले लेते हैं, जो मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है वो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ही निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे काम का जो है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसमें क्या चीज़ गिवन है, हम उसको निकालेंगे और फिर जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी इंडिविजुअल के अंदर उसकी एक क्षमता होती है कि वो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको वो ले लेता है और जो उसके अन इम्पॉर्टेंट से जो भी इसके एलिमेंट्स या तत्व होंगे उनको वो छोड़ देगा। फिर देखिए, नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का नियम। इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल किसी भी नई सिचुएशन पर रिएक्ट करते समय अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी शामिल करता है, यानी कि अगर मेरे सामने कोई भी सिचुएशन आई है तो मैं सबसे पहले उसे रिलेट करके देखूँ क्या मेरे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम पहले आई है, और फिर जितने ज़्यादा सिमिलर एलिमेंट्स मुझे उसमें मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट करूँगी। ठीक है, तो कोई भी आपके सामने नया काम आया या आपके कुछ ना कुछ तो आपने उससे रिलेटेड पहले कर ही रखा होगा, तो वो आप अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस को वहाँ पर अपने जो पूर्व अनुभव है उनको यूज़ करके वहाँ पर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंडिविजुअल क्या करता है, किसी भी स्थिति में अपने प्रायर एक्सपीरियंसेस को यूज़ करता है। और फिफ्थ है आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी साचार्य विस्थापन का नियम। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी शिक्षार्थी से एक ऐसा रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं जिसके लिए वो सक्षम हो, अगर हम उसे किसी ऐसे रिस्पॉन्स से जोड़ दें जिसके लिए शिक्षार्थी जो है वो सेंसिटिव है। जैसे कि मैं आपको थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल से बताती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। थॉर्नडाइक चाहते थे कि वो कैट को स्टैंड अप का कमांड दे और उससे जो कैट है वो अपने पीछे के दो पैरों पर खड़ी हो जाए स्टैंड अप कहने पर। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस रिस्पॉन्स को निकालने के लिए उन्होंने पहले कैट के सामने क्या किया, पहले स्टैंड अप बोला और इसके सामने एक स्टिक से एक फिश को लटका दिया। ठीक है, एक स्टिक से ऊपर एक धागा बांधा और उसके ऊपर एक फिश लटका के उसे ऊपर से लटका दिया, जिसे एक्चुअली पिक करने के लिए कैट जो है उसके ऊपर उछलेगी या फिर खड़ी हो जाएगी अपने दो पैरों के ऊपर। तो हर बार बार जो है ये करवाया गया, स्टैंड अप कहते थे थॉर्नडाइक और उसके बाद उसको सामने वो फिश डैंगल जो फिश थी उसको टांग देते थे। तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा आया जब अगर आप फिश वाला जो आपका स्टिक है उसे हटा भी दें, सिर्फ स्टैंड अप कहने पर ही कैट जो है वो अपने दो पैरों पे, पीछे के दो पैरों पे खड़ी हो जाती थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एसोसिएटिव शिफ्टिंग कराई। ठीक है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कैट कर सकती थी हमने उसको
कैसे करवाया, जब जिसके प्रति वो सेंसिटिव थी, भाई फिश के लिए तो वो खड़ी हो ही जाएगी, स्टैंड अप कहने से उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिश के लिए तो वो खड़ी हो जाएगी, तो हमने फिश उसके सामने लटकाई और उस चीज़ से उसको एसोसिएट करके वो कमांड के में उसे खड़ा करना सिखा दिया। तो इसी को आप कहेंगे आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। तो हम एक शिक्षार्थी से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं जिसके लिए वो सक्षम है, अगर हम उसे किसी ऐसे रिस्पॉन्स के साथ जोड़ें, ठीक है, एक ऐसी क्रिया के साथ जोड़ें जिसके लिए वो सेंसिटिव है, जो वो कर सकता है, ठीक है। ये होती है आपकी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये है आपके लर्निंग के सेकेंडरी लॉस। आई होप क्लियर हुए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।